को नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हरियाणा राज्य में ही हैं। किसान भाइयों, आज हम हरियाणा राज्य के सिरसा ज़िले में आए हुए हैं। गांव का नाम है ढोलपालिया। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जर्सी गाय हैं। लगभग आज से 4 साल पहले ये डेयरी फार्म 10 जर्सी गायों से ओपन होता है और लगभग करते करते 100 की संख्या में पहुंच जाता है। और किसान भाइयों, जो यहाँ के फार्मर हैं, सबसे एक अच्छी बात ये है जो अपने लिए प्लस पॉइंट हो सकती है, जो यहाँ के फार्मर है अपना मिल्क रिटेल करते हैं और पूरा बॉटल से पैकिंग करके फिर एक एक कस्टमर तक पहुँचाते हैं। और क्या क्या कठिनाइयाँ आई इस डेयरी फार्म में, कैसे मार्केटिंग किया, कैसे सेट कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया, कैसे पशुपालन मैनेजमेंट किया, कैसे लेबर मैनेजमेंट किया, कैसे मिल्क की गुणवत्ता मेंटेन करते हैं, सारा कुछ फार्मर से डिस्कशन करेंगे और डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। आइए किसान भाइयों, सारा कुछ डिस्कशन करते हैं यहाँ के फार्मर से। आइए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए? बढ़िया एकदम। सर, सबसे पहले एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अक्षय मान है जी। और मेरे डेयरी का नाम है वासुदेव डेयरी फार्म वासुदेव डेयरी फार्म। और ये ढोलपालिया गांव में है जी। तहसील एलनाबाद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे एक पहला प्रश्न ये करता हूँ, आपने डेयरी फार्मिंग करना क्यों स्टार्ट कर दिया? मतलब इसके पहले आप क्या करते थे और डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आप क्यों आ गए? इससे पहले हमारा फैमिली बिजनेस था। जी। कमीशन एजेंट, आड़तिया बोलते हैं उसको। आड़ती। हाँ, जो परचेज किसान करके जहाँ रिटेल करना। रिटेल करना। अच्छा जी। तो उसका भी हमें आगे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा अच्छा। तो हमें कुछ एग्रीकल्चर में करना था और एग्रीकल्चर से मैं कनेक्टेड था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैंने डेयरी फार्मिंग करने का सोचा। अच्छा, तो सर आपने स्टार्टअप कितने एनिमल से किया था? स्टार्टअप मैंने 10 एनिमल से किया था। 10 काउ एनिमल परचेज से। की थी। कौन से ब्रीड की खरीदा था आपने? मैंने जर्सी से। जर्सी से ही स्टार्ट किया था? हमेशा जर्सी से ही शुरू किया था। आपका पहले से ही प्लान था कि मुझे जर्सी पे ही काम करना है? एक्चुअली में जब मेरी ट्रेनिंग हुई एनडीआर में, मैंने ट्रेनिंग की। एनडीआरआई से आपने ट्रेनिंग लिया? हाँ। और उसके बाद में मैंने एक फार्म में जॉब भी की। अच्छा। और प्रैक्टिकल भी किया। पहले थ्योरी किया और फिर प्रैक्टिकल किया। अच्छा जी। तो वहाँ से मेरे को ये पता चला कि अगर आपको रिटेल में काम करना है हाँ हाँ। तो आपको जर्सी काऊ या आपको भैंस चाहिए। जर्सी काऊ या भैंस का पालन करके तब अच्छे से रिटेल कर सकते हैं। एचएफ काऊ का क्या है, मिल्क इतना अच्छा नहीं है ताकि वो रिटेल में हो सके। अच्छा जी। तो भैंस का मेरे को कंसेप्ट थोड़ा कॉस्टली लगा। इसलिए मैंने काऊ का कंसेप्ट। आपने जर्सी काऊ का ही चूज किया और उस पर फोकस कर रहे हैं। सर, आपने अपना ये काम कब स्टार्ट किया था? ये मैंने 2018 में शुरू किया था। 2018 में? हाँ। आज मेरे को काम करते हुए 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए। इस समय प्रेजेंट टाइम में सर अपने फार्म में कितने एनिमल हैं? प्रेजेंट टाइम में अपने पास 100 एनिमल है टोटल। अच्छा जी। जिसमें से 45 तो मिल्क एनिमल है। मिल्क एनिमल है, ठीक है। और हीफर है और काफ है। हीफर है और काफ है। तो सर अपने फार्म में भी मिल्क कितना प्रोडक्शन हो जाता है? अभी हमारे फार्म में 600 लीटर मिल्क है। 600 लीटर दूध का प्रोडक्शन हो रहा है? अच्छा जी। और रिटेल में जा रहा है सर। अच्छा जी। जो अपने फार्म का दूध निकल रहा है वो मिल्किंग मशीन से निकल रहा है? मिल्किंग मशीन से है, हाइजीनिक है। हाइजीनिक है। तो सर हाइजीनिक मिल्क कैसे होता है और कैसे आप अपने मिल्क की गुणवत्ता बढ़ाते हैं? हाइजीनिक मिल्क का मतलब है मशीनीकरण जी। एक होता है हैंड मिल्किंग, जिससे अपन हाथ से दूध निकालते हैं। जो बहुत पुराना जो सिस्टम मेथड आ रहा है। और आजकल ये नया हो गया है, ये मिल्किंग मशीन से ये मिल्क निकलता है जी। तो इसको हाइजीन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ह्यूमन टच नहीं है। अच्छा अच्छा जी। मिल्क आप रिटेल कैसे करते हैं? रिटेल हमारी होम डिलीवरी है। हनुमानगढ़ और सिटी है हनुमानगढ़ और एलनाबाद, राजस्थान। राजस्थान में भी आप दूध सेल करते हैं? जी। और हमारे नज़दीक सिटी, हमारा होम टाउन है एलनाबाद में आप सेल करते हैं? जी। अच्छा जी। तो आपके मन में कैसे प्लान आ गया कि हम रिटेल में दूध सेल करें और किसी दूधिया को ना दे करके, ना किसी समिति में दे करके, आपने कैसे प्लान बनाया? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि रिटेल में मार्जिन मनी अच्छा होता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, अगर अपन कोई अच्छा काम कर रहे हैं जी और उसके अंदर मीडिएटर नहीं है जी जी, तो अपना जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है कस्टमर से वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और रिटेल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है, उसमें आपका अगर बिलीव अच्छा बनता है जी जी, तो आप मिल्क नहीं अदर प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। अच्छा, कुछ भी बेच सकते हैं, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ आप प्रोडक्शन कर सकते हैं वो आप रिटेल में दे सकते हैं। तो आपके मन में सर कैसे ख्याल आया कि मैं ओपन से सेट बनवाता हूँ और गायों को खुला छोड़ता हूँ? जो
खुली गायें हैं जी। ये एक तो स्वस्थ रहती है, बिल्कुल। और एक ये हैप्पी काउ कंसेप्ट है। जी जी। हैप्पी काउ कंसेप्ट इन द मीन ये है, ये खुला खाती है, बिल्कुल खुला पानी पीती है, बिल्कुल। मन करता है तब बैठती है। हाँ जी बिल्कुल। और अगर गाय ये खुश रहेगी तो नॉर्मल सी बात है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा हाँ। और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। अच्छा जी। जी। तो अब बात कर लेते हैं फीडिंग पे। तो आप हरे चारे का और सूखे चारे का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि ठंडियों में क्या खिलाते हैं और गर्मियों में क्या खिलाते हैं? हमारे पास क्या है, ग्रीन फॉडर है, जी। हम साइलेज डालते हैं, साइलेज डालते हैं। मक्की का साइलेज डालते हैं हम। अच्छा और सर्दियों के लिए क्या है, हमारे पास जोई और मक्खन घास होता है। अच्छा और जो फीड है वो हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा जो गायों को देने वाला जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम खुद तैयार करते हैं, हम कोई कंपनी से परचेज नहीं करते। अच्छा, आप जो फीड है खुद मार्केट से खरीद करके खुद तैयार करते हैं? हाँ, उसको मिक्सअप करते हैं, जैसे मार्केट से मक्की ले लिया, मक्का ले लिया, और जो जितना भी चावल है और चना है, जैसे उसको मिक्स किया और मिक्स करके हम उसको फीड में कन्वर्ट करते हैं। तो आप हरा चारा भी खिलाते हैं, साइलेज भी खिलाते हैं? दोनों। साइलेज भी आप खुद से तैयार करते हैं? साइलेज हम खुद से तैयार करते हैं। अच्छा जी। जी। तो लगभग आपको सर ड्राई फोडर कितना परचेज करना पड़ता होगा एक ईयर के लिए? हमें ड्राई फोडर अब की बारी तो 3 गुना बढ़ चुका है ड्राई फोडर। अच्छा। और सबसे जो बड़ा संकट है अब की बारी डेयरियों में, बिल्कुल वो ड्राई फोडर का ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तूड़ी इतनी महंगी है कि जो काम 3 रुपए किलो था वो आज 10 रुपए किलो हो गया। सही बात है। जो काम 3 लाख का था वो आज 10 लाख का हो चुका है। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो इस साल तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती साबित हुआ है, पर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जी जी। हाँ, ये चीज़ है। हाँ, तो उसके साथ दूध के रेट भी बढ़े हैं। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि भी ये महंगा हुआ है तो रेट नहीं बढ़े, दूध के रेट भी बढ़े हैं। आप सर दूध कितने रेट पे सेल कर लेते हैं? सर हमारा हनुमानगढ़ 52 है 52 और एलनाबाद 48 है। 48 जी, मतलब 48 और 52। 52। अच्छा जी। तो आप उसमें तो ट्रांसपोर्ट उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है, बंदे की सैलरी भी है, सैलरी भी है। तो लगभग क्या एवरेज आ जाता है सारा कुछ अगर देखा जाए? 600 लीटर दूध का उत्पादन होता है, तो आपको सारा कुछ हटा करके मतलब लगभग किस रेट पे सेल हो जाता है, मेन प्रॉफिट आ जाती है निकल? सर जो मेन प्रॉफिट है इसका 46 है। 46 आ जाती है? जी। अच्छा जी। अब वीडियो के आगे कड़ी में बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ सर, आप अपने फार्म में एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हैं? हम एआई करवाते हैं। एआई करवाते हैं। जी। आप नेचुरल क्रॉसिंग क्यों नहीं करवाते हैं? नेचुरल क्रॉसिंग के लिए हमें बहुत सारे बुल परचेज करने पड़े। बिल्कुल। सपोज करो अभी हमारे पास 45 काउज है, इनके क्रॉस करवाए हमने, अच्छा। तो नेक्स्ट जो जनरेशन आई है वो उसका डॉटर होगी। हाँ। तो डॉटर के साथ हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसलिए हम एआई कराते हैं। एआई में क्या है, हमें सिर्फ स्ट्रो को चेंज करना होता है बुल के हिसाब से। जी। भी अब की बारी हमने जिग से एआई करवाई, एबीएस जिग का है। अच्छा तो आगे हमने चार्ट से करवा दी, जी टाइसन से करवा दी। जी। अगर हम ये सब बुल रखेंगे बिल्कुल तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सही बात है, इसलिए आप एआई चूज करते हैं ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए? जी। अच्छा जी। सर जैसे कि आप 4 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको जो 4 सालों में ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई हैं जो नए फार्मर को आती हैं, थोड़ा उसको डिटेल्स में बताएं। 4 साल से वैसे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा। हमने कभी गायें भैंसें नहीं पाली थी। अच्छा जी। हमें तो पता ही नहीं था क्या होता है ये। डेयरी फार्मिंग क्या होता है, अननोन थे आप? बिल्कुल अननोन थे हम इस सेक्टर के अंदर। जी। तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे पहले साल हमारे एनिमल थे, वो जो हमने परचेज़ किए तो वो अच्छे से परचेज़ नहीं हुए। जी। दूसरे साल हमें रिपीटर की बहुत समस्या आई, रिपीटर की प्रॉब्लम आई। एनिमल रिपीट हो गए। बिल्कुल। और तीसरे साल हमें ये चुनौती आई क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। अच्छा जी। और लॉकडाउन की वजह से हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारा रिटेल का काम था। रिटेल के काम में क्या है, हमें घर घर जाके दूध देना होता है, तो वहाँ हमें बहुत सारी दिक्कतें आई। अच्छा। और उसके बाद हमने सीखा, और सीखने का ये है डेयरी सेक्टर में हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप हमें क्या है, अपग्रेड रहना पड़ता है इसमें। रोज़ हमारे सेक्टर में रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सही बात है। और जो सबसे बड़ी समस्या है डेयरी की, कि शुरू में हमें साइलेज बनाना नहीं आता था। हमने प्रैक्टिकल करके देखे तो हम उसमें कई बार फेलियर हुए। अच्छा। फिर हमें धीरे धीरे साइलेज बनाना आया,
तो उसमें भी हमारा कई बार नुकसान हुआ है। साइलेज बनाने में नुकसान हुआ है। साइलेज बनाने क्यों हमें उसका तरीका नहीं पता था। उसके बाद में लेबर की प्रॉब्लम सी रही है जी। क्यों डेयरी सेक्टर का जो सबसे माइनस पॉइंट है ये लेबर है। लेबर है। अभी सर अपने फार्म में लगभग कितने लेबर? अभी हमारे फार्म में 5 लोग हैं सारे। 5 लोग वर्क कर लेते हैं, जिसमें 2 डिलीवरी बॉय है और 3 फार्म के लिए है। अच्छा अच्छा। और वैसे तो हमने कोशिश की है फार्म को पूरा हाईटेक करने की, जी। पर हाईटेक के लिए इंसानों की तो ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मशीन जो ऑपरेट करेंगे वो तो इंसान ही वो करेंगे। इंसान ही करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को हमने चुनौती समझा। अच्छा। और हमने खूब इस पे पैसे भी लगाए लेबर से बचने के लिए। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है और मानना है कि अगर आपको जितनी कम लेबर रख सकते हो जी, उतना आपके लिए अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है अगर आप फार्म को पूरा ऑटोमेटिक करते हैं तो आपको लेबर की आवश्यकता कम होगी और जो है फार्म भी बड़ा फार्म कर सकते हैं आप। बड़ा फार्म कर सकते हैं आप, डिपेंडेंट नहीं हो सकते। डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि लेबर ही चाहिए। लेबर ही चाहिए, लेबर चाहिए बट कम चाहिए। कम चाहिए। अच्छा जी। जो सर हमारे नए किसान देख रहे हैं, आप जैसे किसानों को देखते हैं और डेयरी फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं, उनको आप क्या सुझाव और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, शुरू में कैसे बचना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। मैं सभी किसान भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई नया डेयरी फार्म करना है जी तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जी। कोई भी अपने नज़दीकी अच्छे डेयरी फार्म में जाके 1 साल के लिए प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। और उससे पहले आप अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, करनाल है, हिसार है, वहाँ जाके पहले थ्योरिकल ट्रेनिंग लें, जो कि 1 वीक की भी है, 21 डेज़ की भी है, AI की भी है। वो अलग अलग जितने भी अपने प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ इसमें कर रही है, हमें फैसिलिटी दे रही है डेयरी फार्मर्स को। तो पहले आप वो लीजिए और उसके बाद में आप नज़दीक में जहाँ भी आपका अच्छा डेयरी फार्म है, आपके नज़दीक कहीं लोकेटेड है, वहाँ जाके आप अपनी ट्रेनिंग लीजिए। और ट्रेनिंग का भी मैं आपको स्पेशल ये बताना चाहता हूँ, ट्रेनिंग ऐसी मत लीजिए कि आप 2 महीने में सीख के 3 महीने में, क्यों एक गाय को काविंग होने में ही 9 मंथ लगते हैं। उससे पहले तो सीखा ही नहीं जाएगा। पूरा लैक्टेशन ही 9 मंथ का है। तो अगर कोई ट्रेनर है, उसको हम अगर एक गाय के ऊपर ट्रेन करते हैं जी तो उसकी जो बॉडी ऑफ लैंग्वेज है वो 9 मंथ की है। जी जी। और 12 मंथ की भी है, 9 मंथ की तो 101% है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। हम उसको ट्रेन करेंगे तो उसको गाय देंगे जी। भी ये 40 नंबर काऊ है, आज से आपको इसको संभालना है। अच्छा। वो उस पर 9 मंथ वर्क करेगा, तब उसको पता चलेगा इसने कितने दूध दिया है, नहीं दिया है, ये ब्रीड क्या है, इसके AI कौन सी हुई है, ये कौन सी लैक्टेशन में है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग पे ही पता चलेगा। अच्छा जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नया डेयरी फार्म कर रहे हैं तो पहले छोटे से शुरुआत करें, 5 या 10 एनिमल से, इससे बड़ा शुरुआत मत कीजिए सबसे पहले। और डेयरी फार्म करने से पहले आप दूध बेचना सीखें। जो सबसे बड़ी बात है, वो चुनौती है डेयरी फार्म में, दूध बेचने की है। जी। अगर आपको दूध बेचना आएगा तो डेयरी फार्म करिए। प्रोडक्शन करना इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्शन आप कर सकते हो, गाय लेके आओगे प्रोडक्शन हो जाएगा। पर अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है और अगर आप दूध बेचने में सक्षम नहीं है तो डेयरी की ये सबसे बड़ी चुनौती है। और कोई भी डेयरी फार्मर ऐसे सोच के डेयरी ना करे कि मैं अपने गांव के कलेक्शन सेंटर पे दे के मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ी भूल होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचोगे, वहीं आपको अच्छा रेट मिलेगा और वो ही आपको एक इम्पोर्टेंस दे सकता है। वही आपको ये जनरेट कराएगा कि मैं आपका दूध पी रहा हूँ और स्वस्थ हूँ। और सेटिस्फेक्शन जहाँ आपको वहाँ मिलेगा, वहाँ आपको और कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना अमूल्य टाइम निकाल कर हमारे व्यूवर्स को सारा कुछ डेयरी फार्मिंग में डिटेल से बताया। धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों, आशा करते हैं आपको जर्सी गायों का डेयरी फार्म अच्छा लगा होगा। डेयरी फार्म का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।